और इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध से एक बड़ी खबर आ रही है। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी फोर्स का एक्शन। यूक्रेन ने रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है। हमले में 120 रूसी सैनिक मारे गए। रूस के 1 दर्जन हथियार भी तबाह। तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रुकवाने के लिए अलास्का में वार्ता तय हुई है, तो दूसरी तरफ यूरोप से यूक्रेन को युद्ध में भरपूर मदद मिल रही है। यूक्रेन रूस पर भीषण हमले कर रहा है। रूसी तेल ठिकानों को तबाह करने का मिशन जारी है। रविवार को भी क्रेमलिन तक एक बड़ी तेल रिफाइनरी में विस्फोट की खबर पहुंची और इसके बाद से यूक्रेन के खिलाफ प्रतिशोध का एक्शन और तेज हो गया। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में घुसकर हमले किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन सेंटर और हथियार गोदामों को तबाह कर दिया गया। रूस के आसमान में गूंज रहे थे AN-196 ड्रोन। और रूसी सेना की तमाम तैयारियों के बावजूद जमीन पर उठ रही थी आग की ऊंची ऊंची लपटें। यह हमला रूस के रोस्तोव में हुआ। रोस्तोव में पिछले 15 दिनों से हमले हो रहे हैं। रोस्तोव के रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए थे। रोस्तोव को लेकर रूसी सेना अलर्ट पर थी। लेकिन रूसी सेना की सावधानी और एयर डिफेंस और रूसी रडार को चकमा देकर फिर यूक्रेनी ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए। एयर डिफेंस से कई यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। रोस्तोव में यूक्रेन ने AN-196 ड्रोन से हमला किया था। रिफाइनरी में ड्रोन से धमाके के बाद आग लग गई। रोस्तोव रिफाइनरी पर हमला रूसी सेना के लिए बौखलाहट की वजह बना है, क्योंकि रोस्तोव को लेकर क्रेमलिन से खास गाइडलाइन जारी की गई। 21 जुलाई को रोस्तोव में रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। उसके बाद 28 जुलाई को रोस्तोव में रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके बाद फिर 2 अगस्त को भी हमला किया गया। टारगेट रेलवे स्टेशन ही था। तीनों बार रेल रूटों को घंटों बंद करना पड़ा था। रोस्तोव में यूक्रेन ड्रोन से रिफाइनरी को निशाना बनाने की कोशिश लगातार चल रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। रोस्तोव पर हमले की वजह यूक्रेन का मिशन डोनेस्क है। डोनेस्क का बदला लेने और रोस्तोव से रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटने के लिए लगातार हमले हो रहे थे। रोस्तोव में 21 जुलाई को मिलेरोवो एयरबेस पर भी हमला किया गया था। यह रूस का रणनीतिक एयरबेस है। यहीं से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना को मदद मिलती है। लेकिन एक तरफ रोस्तोव मिशन डोनेस्क की वजह से टारगेट बन रहा था, तो वहीं अब ये यूक्रेनी मिशन रिफाइनरी का भी हिस्सा बन गया। लगातार हमलों की वजह से रोस्तोव में 3 एयर डिफेंस भेजे गए थे। एयरबेस के करीब एयर डिफेंस तैनात थे। रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन अब यूक्रेनी सेना ने रूस को चकमा दिया और एयरबेस और रेलवे स्टेशन के ऊपर एयर डिफेंस को उलझाए रखा। इसी बीच कई ड्रोन रिफाइनरी की तरफ गए और आखिरकार यूक्रेन अपने मिशन में कामयाब हो गए। आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन मिशन रिफाइनरी का क्या अंजाम हुआ है। रूस कितनी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है।
तो यूक्रेन का मिशन रिफाइनरी जारी है। इसी महीने 2 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के समारा में हमला किया और एक रिफाइनरी को नष्ट कर दिया। इसी दिन यानी 2 अगस्त को ही रियाजान में भी हमला किया, जिसके बाद रियाजान रिफाइनरी में आग लग गई। तेल का प्रोडक्शन पूरी तरह से रुक गया। इसके बाद 7 अगस्त को रूस के क्रास्नोदर क्राई में तबाही मची। यहां एफएफ की रिफाइनरी को ड्रोन से टारगेट किया गया, जिसके बाद रिफाइनरी में आग लग गई। इसके बाद सारातोव में भी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। सारातोव में भी रिफाइनरी में आग लग गई। इन हमलों से रूस के 14% तेल प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। हमले के बाद से रूसी रिफाइनरी में काम बंद हो गया है। रिफाइनरी की मरम्मत करने में वक्त लगेगा। यूक्रेन के हमलों में तेल प्रोडक्शन पर बड़ा असर हुआ है। रूस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसी वजह से रूसी सेना यूक्रेन से लगातार इंतकाम ले रही है। यूक्रेन के आसमान में बेहद नीचे उड़ान भर रहे इन 2 रूसी विमानों ने यूक्रेन को दहला कर रख दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन कांप उठी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कीव के हथियार डिपो पर रूस ने हवाई हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेन का कई टन बारूद भस्म हो गया है। गोदाम में यूक्रेन के 580 ड्रोन नष्ट हो गए। खार्किव, कीव और सूमी में हमले हुए। रूसी विमानों ने यूक्रेन में घुसकर हमले किए। इसके अलावा रूस ने 100 शाही ड्रोन से हमले किए। क्रीमिया से यूक्रेन पर सबसे अधिक हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस के 70 ड्रोन को गिरा दिया। 30 ड्रोन से यूक्रेन में धमाके होते रहे। 12 से अधिक यूक्रेनी प्रांत में हमले हुए। रूसी सेना अब यूक्रेन की ड्रोन शक्ति को खत्म करने का मिशन चला रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन को बार बार ड्रोन सेंटर बदलना पड़ रहा है। यूक्रेन के पूर्व से लेकर दक्षिण तक रूसी सेना ने यूक्रेन के कई ड्रोन सेंटर्स को नष्ट कर दिया है। 24 घंटे में दक्षिणी यूक्रेन में 15 ड्रोन सेंटर नष्ट कर दिए गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में 16 ड्रोन सेंटर और 2 हथियार गोदाम भस्म कर दिए गए। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का हौसला तोड़ने के लिए FAB 3000 बम से हमले हो रहे हैं। पोक्रोवस्क में रूसी सेना जबरदस्त हवाई प्रहार कर रही है। यूक्रेनी एयर डिफेंस को भी नष्ट किया गया है। डोनेस्क में जीत के लिए यूक्रेनी सेना की सप्लाई को काटने की कोशिश। रूस ने बम से एक पुल को नष्ट कर दिया है। और रूस ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। डोनेस्क में रूस ने FAB 3000 बम से रूस ने हवाई हमला किया। रूस के बम प्रहार से यूक्रेन का एक पुल नष्ट हो गया। इस हमले के बाद यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन बंद हो गई। रूस ने स्कैंडर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। टारगेट था हथियारों से लदा ट्रक। इस हमले में 20 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूसी हमले में ट्रक में मौजूद हथियारों का जखीरा भस्म हो गया। रूसी सेना ने एक बार फिर फ्रंट लाइन पर तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूसी बॉर्डर पर सेना के कई काफिले पहुंचे। रूस ने पोक्रोवस्क में जीत के लिए बैक फोर्स तैयार कर लिया है। इसके साथ ही हवाई हमलों की शुरुआत कर दी।
रूस के सामने इस वक्त चुनौती डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और सूमी, तीनों जगहों पर यूक्रेनी सेना का पलटवार हो रहा है। जोरदार धमाकों के बीच पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होगी। सवाल है कि क्या यूक्रेन के आक्रामक रवैये के बीच पुतिन शांति और सुलह के लिए तैयार होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सूमी में यूक्रेन का भीषण हमला, सूमी के एक इलाके पर नियंत्रण हो गया है। यूक्रेनी फोर्स को कामयाबी मिली है और सूमी के एक इलाके पर नियंत्रण कर लिया उन्होंने। तो ट्रंप पुतिन की मुलाकात फिक्स हो चुकी है। अलास्का में युद्ध विराम पर मंथन होगा, लेकिन इस बीच यूरोप में रोज समीकरण बदल रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से कई रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें रोज पुतिन की नई शर्तें सामने आती हैं, जिससे ज़ेलेंस्की का डर बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान पुतिन 6 शर्तें लगा सकते हैं, जिसमें यूक्रेन के बड़े इलाकों का विलय रूस में किया जाएगा और इस पर आधिकारिक मुहर अमेरिका और दूसरे नेटो देशों को लगानी पड़ेगी। इसके अलावा युद्ध विराम के प्रस्ताव में कई दूसरी शर्तें भी हैं। इससे बौखलाए ज़ेलेंस्की ने युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया है। यानी अलास्का में मीटिंग से पहले ही पुतिन की शर्तों ने सस्पेंस पैदा कर दिया है। यूरोप में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। आंशिक युद्ध विराम पर तस्वीर 15 अगस्त को साफ हो जाएगी, क्योंकि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी। पूरी दुनिया की इस पर नजर है। क्या ट्रंप पुतिन की सारी शर्तें मान जाएंगे? क्या पुतिन भी ट्रंप के प्रस्ताव को अप्रूव कर देंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ, एक भी शर्त पर सहमति नहीं हुई, तो समझ लीजिए तबाही का सबसे बड़ा दरवाजा यूरोप में खुल जाए। फिर पुतिन के पास 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन का पूरी तरह खात्मा करना, यानी भीषण तबाही हो सकती है। और दूसरा विकल्प है ज़ेलेंस्की हमलों से डर कर आत्मसमर्पण कर दे, जिसके बाद रूस अपने हिसाब से यूक्रेन के हिस्सों का विलय कराए। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। इसकी वजह है कि नाटो यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन का खात्मा होते देख नाटो फ्रंट लाइन पर आकर हमले कर सकता है, जो सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। लेकिन अभी सबकी नजरें ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पर हैं, जिसमें पुतिन की 6 शर्तें क्या हो सकती हैं, उसका ब्लूप्रिंट जानिए। पहली शर्त, यूक्रेन को डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया से पूरी तरह से सैनिकों को पीछे हटाना होगा। दूसरी शर्त, रूस इन इलाकों को बॉर्डर बना देगा और 50 किलोमीटर का बफर जोन तैयार करेगा। तीसरी शर्त, यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की इच्छा पूरी तरह से छोड़नी होगी, तभी युद्ध विराम पर बात बनेगी। चौथी शर्त, यूक्रेन को पूरी तरह से गैर परमाणु मुल्क बनना होगा। रूस को गारंटी देनी होगी कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। पांचवी शर्त, यूक्रेन में रूसी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी, उनके अधिकारों को सुरक्षा देनी होगी। छठी शर्त, रूस के कब्जे वाले इलाकों को अमेरिका और पश्चिमी देशों को मान्यता देनी होगी। रूस से सारे प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके अलावा रूस विलय वाले इलाकों से अपने सैनिक पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि एक नया बॉर्डर बनाकर वहां अपने हिसाब से व्यवस्था चलाएगा।
पुतिन की शर्तें बेहद कड़ी हैं, जिस पर अमेरिका शायद सहमत हो जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि वो 1 इंच भी जमीन रूस को नहीं देंगे। ऐसे में आंशिक युद्ध विराम पर करार हो पाएगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। अब सब कुछ ट्रंप पर निर्भर करता है, वो कैसे ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मानने के लिए तैयार करते हैं। और ऐसी संभावना है कि 3 चरणों में रूस यूक्रेन के 6 हिस्सों का विलय कराएगा। पहले चरण में पूरे डोनबास का विलय कराया जाएगा, जिसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क शामिल है। इन इलाकों पर रूस ने युद्ध के शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली थी, जबकि दूसरे चरण में डोनबास से आगे ज़पोरिजिया और खरसोन प्रांत का भी विलय कराया जाएगा। ये दोनों इलाके रूस के पास हैं। वहां भीषण जंग के बाद रूस फ्रंट फुट पर पहुंचा है। 4 प्रांतों पर कब्जे के बाद तीसरे चरण में खार्किव और सूमी को रूस में मिलाया जाएगा, जिससे यूक्रेन का बॉर्डर बेहद छोटा हो जाएगा और काला सागर से पूरी तरह कट सकता है। इसके बाद रूस नए सिरे से यूक्रेन के साथ सीमा निर्धारित करेगा। दरअसल पुतिन का प्लान है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से काला सागर से काट दे, जिससे यूक्रेन का सारा कारोबार ठप हो जाए, क्योंकि यूक्रेन का 90% निर्यात काला सागर से होता है। अगर रूस ने पूरी तरह से यूक्रेन का कारोबारी रूट ब्लॉक कर दिया तो यूक्रेनी जनता में ज़ेलेंस्की के खिलाफ आक्रोश पैदा हो जाएगा। तब यूक्रेन के लोग संपूर्ण यूक्रेन का विलय रूस में करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है पुतिन कम से कम 4 प्रांतों को रूस में विलय पर अड़े हैं, और इसी शर्त को मानने के बाद युद्ध विराम वार्ता आगे बढ़ पाई। पुतिन की शर्तों के बीच इस पर भी निगाह रहेगी कि ज़ेलेंस्की को मीटिंग में शामिल किया जाता है या नहीं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज़ेलेंस्की को बुलाया नहीं जाएगा, जबकि ऐसे भी कयास हैं कि मीटिंग के वक्त ज़ेलेंस्की अलास्का में मौजूद रहेंगे, लेकिन मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्हें ब्रीफिंग दी जाती रहेगी, क्योंकि युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की की सहमति जरूरी है। और युद्ध विराम की संभावना पर किस यूरोपीय देश ने क्या कहा, ये आप सुनिए। पहले अमेरिका के बारे में बताते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अलास्का में मीटिंग का निर्णय बता रहा है कि पुतिन युद्ध विराम चाहते हैं। उधर जर्मनी का कहना है, यूरोप के देशों की बात करें तो जर्मनी का कहना है कि पुतिन का युद्ध विराम भी एक तानाशाह की तरह वो पुतिन इसका युद्ध विराम भी करना चाहते हैं। इटली ने कहा है कि सीज फायर पर सहमति एक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह बयान उनकी तरफ से जारी किया गया है। जबकि ब्रिटेन ने कहा है कि युद्ध विराम आंशिक नहीं बल्कि संपूर्ण होना चाहिए। इस बीच फ्रांस ने कहा है कि अगर रूस युद्ध विराम तोड़े तो उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाए। और कितने प्रतिबंध लगाएंगे वैसे आप? और उधर स्पेन ने कहा है कि रूस को यूक्रेन की आजादी और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। युद्ध विराम को लेकर यूरोप के कई देश असहमत दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन की शर्तें बेहद कठोर हैं। हालांकि ट्रंप के दबाव में नाटो देश खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अब 15 अगस्त को अलास्का में अगर पुतिन की सारी शर्तें ट्रंप मान लेते हैं तो ज़ेलेंस्की को मना पाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसके लिए अमेरिका ने प्लानिंग शुरू कर दी। वेंस ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए कहा। दूसरी तरफ विटकॉफ ने यूरोपीय यूनियन और नाटो से बात की, जिससे वो युद्ध विराम के समर्थन में रहें। हालांकि ज़ेलेंस्की को मीटिंग में शामिल होने को लेकर सस्पेंस जारी है कि वो अलास्का पहुंचकर मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं। दरअसल अमेरिका चाहता है अगर पुतिन ट्रंप में युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति बन जाती है तो ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर तुरंत मोहर लगाई जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं अगर 6 इलाके पूरी तरह रूस को दे दिए जाएंगे तो रूस यूक्रेन बॉर्डर बेहद छोटा हो जाएगा, साथ ही काला सागर से भी कनेक्शन कट जाएगा। यानी यूक्रेन को पूरी तरह से रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। रूस कारोबार के लिए रास्ता देगा या नहीं, और पूर्वी यूरोप से रूट लंबा और बेहद खर्चीला साबित होगा। ऐसे में आंशिक युद्ध विराम पर सहमति यूक्रेन के लिए विनाशक साबित हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ही आसार नजर आने लगे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक विनाशकारी दिशा की तरफ मुड़ने जा रहा है। और इसके पीछे कारण होगा जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं का रुख, जो बताता है कि वो ट्रंप और पुतिन की वार्ता से ना तो सहमत हैं, ना ही वो यूक्रेन में युद्ध खत्म होने देना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि अगर वार्ता असफल हुई तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। शांति की राह बंद, फिर भड़की जंग। ट्रंप पुतिन मिलेंगे, समीकरण बदलेंगे। यूरोप की बगावत यानी ट्रंप से अदावत। यूक्रेन रूस युद्ध में आगे क्या होगा? इसका फैसला रूस अमेरिका समझौते के ऐतिहासिक स्थल अलास्का में 15 अगस्त को हो जाए। यही वो दिन है जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात एक इतिहास गढ़ेगी। पुतिन की शर्त पर राजी ट्रंप क्षेत्रों की अदला बदली पर मोहर लगाएंगे। यूक्रेन के भविष्य से जुड़ा जो फैसला उन्हें करता है वो एक डील के रूप में पुतिन के साथ बैठकर ले लेंगे। लेकिन इसी फैसले से दो द्वार खुल जाएंगे। पहला द्वार होगा यूक्रेन और यूरोप में शांति की स्थापना, या फिर दूसरा द्वार होगा यूक्रेन से यूरोप तक बारूदी विनाश। हालांकि यह आकलन, लेकिन सच्चाई भी यही है, जिसका पहला प्रमाण है ट्रंप की शांति स्थापना की कोशिश पर जेलेंस्की के बगावती तेवर, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं दी जाएगी, जिसमें क्रीमिया भी शामिल, यानी जेलेंस्की संवैधानिक मजबूरी की आड़ लेकर इस युद्ध को खत्म नहीं होने देंगे। और मुमकिन है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तब वो शर्तों पर अड़ेंगे, जिसमें यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र से रूस को बाहर निकालना, क्रीमिया से रूसी सेना की वापसी, नाटो की सदस्यता, यूरोपीय यूनियन में भागीदारी शामिल। और हैरान करने वाली बात यह है कि जेलेंस्की के इस फैसले को यूरोप ने भी हरी झंडी दे दी, जिसका प्रमाण है ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले ब्रिटेन में नाटो देशों की बैठक, जिसमें यूक्रेन भी शामिल हुआ। इस बैठक में पुतिन की युद्ध विराम योजना पर एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें पूर्वी यूक्रेन पर रूस के कब्जे को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा युद्ध विराम के लिए पुतिन की किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया गया है। यहां तक कि ट्रंप पुतिन की बैठक से जेलेंस्की को दूर रखने का भी विरोध किया गया है। यूरोप का यही प्रस्ताव न सिर्फ ट्रंप से बगावत का संकेत दे रहा है, बल्कि इस जंग को भड़काने का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। ऐसी जंग जिसमें रूस को ट्रंप से न सिर्फ हमले की अनुमति होगी, बल्कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर भी सहमति होगी। यानी जेलेंस्की अपने ही फैसलों से पुतिन और ट्रंप के टारगेट पर आ जाएंगे। तो ट्रंप से बगावत पर जेलेंस्की फिर घिर गए। अब ट्रंप के पास एक्शन के लिए सबसे बड़ा कदम है मदद पर रोक, जिसमें यूक्रेन के लिए जारी की गई सैन्य मदद बंद हो सकती है। अगर जेलेंस्की ट्रंप के समझौते से राजी नहीं होते हैं तो खुफिया जानकारी भी मिलनी मुश्किल हो सकती है। यूक्रेन को बंद हो सकती है खुफिया जानकारी मिलनी। सैटेलाइट के जरिए वॉर एरिया में जो लोकेशन यूक्रेन के साथ साझा की जा रही है वो भी रोकी जा सकती है। यही नहीं, यूरोप के बगावती तेवर को देखते हुए ट्रंप उन्हें भी हथियारों की सप्लाई रोक सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप का अगला एक्शन फिर से जेलेंस्की पर दबाव बनाने का होगा। वो जेलेंस्की विरोधी नेताओं से वार्ता कर सकते हैं। विरोधी नेताओं से चर्चा के बाद वो यूक्रेन में चुनाव के मुद्दे को हवा दे सकते हैं।
ज़ेलेंस्की की नेतृत्व क्षमता को कटघरे में लाकर उनका आसानी से घेराव कर सकते हैं और ज़ेलेंस्की को बलपूर्वक पद से हटवा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के सामने यूरोप को घेराव के रास्ते भी खुल जाएंगे। वो सीधे सीधे ट्रंप को यूरोप के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। ट्रंप को यूरोप के लिए उकसाने को भी वो कोई कसर उसमें छोड़ेंगे नहीं। उनकी कोशिश हो सकती है कि वो पहले की तरह ट्रंप को रूस के पक्ष में ले आएं। और अगर पुतिन इसमें कामयाब रहे तो यूरोप पर हमले की मंजूरी लेने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे। मतलब साफ है कि अब यूक्रेन रूस की जंग में शांति स्थापना की कोशिश पर पानी फेरने की पूरी कोशिश शुरू हो गई, जिसमें ट्रंप के खिलाफ यूक्रेन और यूरोप की बगावत अहम कदम साबित होने वाला। तो क्या अलास्का वार्ता असफल हो जाएगी? और ये वार्ता असफल हुई तो क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ट्रंप यूरोप और नाटो से दूरी बना सकते हैं। यूरोप के खिलाफ ट्रंप का गुस्सा फिर से भड़क सकता है। रूस को यूरोप पर हमले के लिए मंजूरी भी दी जा सकती है। और ऐसा हुआ तो फिर एक नई जंग का दरवाजा खुल जाएगा। ये दरवाजा होगा एटमी युद्ध का, जिसमें पुतिन और ट्रंप के टारगेट पर सबसे पहले आएंगे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, नॉर्वे और स्वीडन। क्योंकि यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में इन देशों का ज्यादा हित। और सिर्फ यही नहीं, इस हित से ज्यादा ये देश अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे बगावत के मोर्चे पर खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है यूक्रेन के युद्ध में शामिल प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के सैनिक, जिसके आधार पर विश्लेषकों ने भी कई दावे किए। दावा यह है कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात खतरनाक दौर ला सकती है, क्योंकि ट्रंप का अपनी सरकार और समाज पर नियंत्रण नहीं। वो खुद 2 बार हत्या की साजिश से बच गए। ऐसे में पुतिन पर हमले का खतरा भी बढ़ गया। और दावा है कि यह हमला कोई अमेरिकी नहीं बल्कि किसी देश की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कर सकती है। ठीक ऐसी ही चेतावनी रूसी खुफिया अधिकारियों ने भी जारी की। किरिल दिमित्रिव के मुताबिक ट्रंप पुतिन की मुलाकात में कुछ देश बाधा डाल सकते हैं। ये वो देश हैं जो यूक्रेन रूस के संघर्ष में रुचि रखते हैं। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इन आशंकाओं के बावजूद पुतिन अलास्का जाने के लिए तैयार और ट्रंप भी पुतिन से मुलाकात के लिए उतावले हो रहे हैं, जिसका कारण साफ है कि अगर इन दोनों नेताओं में से किसी को भी कोई क्षति पहुंची तो यूक्रेन न्यूक्लियर तबाही से दहल जाएगा और दुनिया का भूगोल भी बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूरोपीय देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत की तैयारी कर ली है, तो वही दूसरी तरफ पुतिन सेना यूरोप अभियान की तैयारी कर चुकी है, जो बाल्टिक देशों पर हमले के साथ शुरू होगा। दरअसल माना जा रहा है कि यूरोपीय देश पुतिन ट्रंप वार्ता को विफल करने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें वो कामयाब हुए तो ट्रंप का भड़कना तय है, जिसका फायदा उठाकर रूसी राष्ट्रपति यूरोप विजय का अभियान शुरू कर सकते हैं। अगस्त वो तारीख है जिस दिन यूक्रेन और यूरोप का भविष्य तय होगा। यह तय होगा कि पुतिन का अलास्का दौरा यूक्रेन में युद्ध विराम और यूरोप में शांति लाएगा या सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत की वजह बनेगा।
दुनिया को डर है कि अगर अलास्का अधिवेशन फेल हुआ तो पुतिन यूरोप के कई देशों पर आक्रमण कर देंगे, जो पुतिन के यूरोप अभियान की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल है कि अलास्का अधिवेशन का फेल होना पुतिन के यूरोप पर हमले की वजह क्यों बनेगा? दरअसल ट्रंप अलास्का मीटिंग में किसी भी कीमत पर सीज फायर समझौता चाहते हैं, जबकि यूरोपीय देश अलास्का में ट्रंप पुतिन वार्ता को फेल करने में जुटे। यूरोप की वजह से समझौता फेल हुआ तो ट्रंप का भड़कना तय। पुतिन ट्रंप और यूरोप की तल्खी का फायदा उठाकर यूरोप पर हमला कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यूरोप ट्रंप पुतिन की वार्ता को विफल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। यूरोपीय देश अलास्का बैठक से पहले फॉल्स फ्लैग अटैक भी कर सकते हैं। इस बात का दावा रूसी खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में ट्रंप पुतिन बैठक से पहले बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। दावा है कि ब्रिटेन और यूक्रेन फॉल्स फ्लैग अटैक कर सकते हैं ताकि शांति वार्ता को पटरी से उतारा जा सके। अगर यूरोपीय देशों ने ऐसी किसी साजिश को अंजाम दिया तो ट्रंप का आग बबूला होना तय है, जिसका फायदा उठाकर पुतिन यूरोप अभियान को हरी झंडी दे देंगे। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट मार्क स्लोबोदा ने भी किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया है। उनका दावा है कि अमेरिका में पुतिन की सुरक्षा को खतरा है, जो इस मीटिंग के बाद एक बड़ी जंग की वजह बन सकता है। यानी पुतिन के अलास्का दौरे का एजेंडा भले यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की कोशिश, मगर ये यूरोप महाजंग की वजह बन सकती है। लेकिन सवाल है कि अगर पुतिन ने यूरोप पर हमला किया तो उनके टारगेट पर टॉप 5 देश कौन से होंगे, ये भी आपको बताते हैं। फिलहाल पुतिन का टारगेट वो 5 देश हैं जिनकी सीमाएं रूस और बेलारूस से लगती हैं, जिसमें फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड शामिल है। इसमें बाल्टिक देश पुतिन का प्राइमरी टारगेट माने जा रहे हैं। दावा है कि रूस तीनों बाल्टिक देशों पर 2 तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। दरअसल पुतिन लगातार इन देशों की सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं, साथ ही टैंकों और सैन्य वाहनों की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। वहीं रूस ने अपनी बाल्टिक फ्लीट को भी अलर्ट पर रखा है, यानी बाल्टिक सागर से समंदर के रास्ते भी रूस इन देशों पर हमला करेगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमले की तैयारी पुतिन पूरी कर चुके हैं। 24 घंटे पहले ही रूसी रक्षा मंत्री बाल्टिक बेड़े का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने नौसैनिक अभ्यास की समीक्षा की, साथ ही बाल्टिक फ्लीट की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल रूस की बाल्टिक सी फ्लीट बाल्टिक सागर और गल्फ ऑफ फिनलैंड में गश्त करती है। इस इलाके में रूसी नौसेना की जबरदस्त पकड़ है, जो फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों की टेंशन बढ़ा रही है। ऐसे में इन देशों ने रूस के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन और जर्मनी की एलीट यूनिट पोलैंड रवाना हो चुकी है। नाटो ने पोलैंड में 34,000 सैनिकों की तैनाती का प्लान बनाया है। इन सैनिकों को बेलारूस और रूस के कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा। सुवाल्की कॉरिडोर के नजदीक पोलैंड के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड को तैनात किया गया है। नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम भी पोलैंड में एक्टिवेट हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया से पोलैंड को K2 ब्लैक पैंथर टैंकों की पहली खेप भी मिल चुकी है। इन K2 ब्लैक पैंथर टैंकों को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। पोलैंड के अलावा एस्टोनिया भी अलर्ट पर है। एस्टोनिया ने नार्वा शहर को रूस के इवानगोरोद से जोड़ने वाले फ्रेंडशिप ब्रिज पर किलेबंदी करनी शुरू कर दी। यहाँ लोहे के बड़े बड़े मजबूत गेट लगाए गए हैं। कंक्रीट के ड्रैगन टूथ और कांटेदार ताल लगाए जा रहे हैं।
ये तैयारी पुल के रास्ते रूसी सेना को रोकने के लिए की जा रही है। इसके अलावा एस्टोनिया में रूसी बॉर्डर पर जारी किलेबंदी को भी तेज कर दिया है। इसे 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीमा पर रूसी सेना को रोकने के लिए ड्रैगन तीत लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरी सीमा पर सिक्योरिटी वॉल बनाई जा रही है। इस दीवार पर कुछ मीटर की दूरी पर फायरिंग पोजीशन बनाई जा रही है, जिनमें सैनिक तैनात किए जाएंगे। इस दीवार के पीछे बड़े पैमाने पर बंकर बनाए जा रहे हैं, जो शेलिंग के वक्त रिजर्व सैनिकों को सुरक्षा देने के काम आएंगे। साफ है, यूरोप और रूस की तैयारियां बता रही हैं, दोनों पक्ष जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब डर है कि शांति के प्रयास में होने वाली अलास्का बैठक दुनिया में महाजंग का गेटवे बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या इजरायल और अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? क्या इजरायल के टारगेट पर एक बार फिर से ईरान के वो परमाणु वैज्ञानिक हैं जो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने अपने 100 परमाणु वैज्ञानिकों को अंडरग्राउंड कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इन वैज्ञानिकों को जमीन में 300 फीट नीचे मौजूद अभेद बंकर में पहुंचा दिया गया है। तो सवाल यही है कि क्या अब ईरानी वैज्ञानिक इन्हीं बंकर में रहकर खामनेई के परमाणु सपने को पूरा करेंगे? ईरान और इजराइल में जंग फिर से शुरू हो सकती है। इजराइल तब तक नहीं मानेगा जब तक कि ईरान का एटमी कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता। ईरान में इजराइल के हमले अभी भले ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसका अभियान जारी है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में अब भी सीक्रेट तरीके से ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करने के मिशन चला रही है। मोसाद के टारगेट पर अब ईरान के वो परमाणु वैज्ञानिक हैं जो पिछले ऑपरेशन में जिंदा बच गए थे। अब ईरान अपने बाकी परमाणु वैज्ञानिकों को बचाने में जुटा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब तक ईरान के 30 परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर चुका है, लेकिन ईरान में अब भी 100 परमाणु वैज्ञानिक हैं जो उसके परमाणु सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। मोसाद के रडार पर ईरान के यही 100 वैज्ञानिक। खतरा बढ़ा तो ईरान ने अपने सभी 100 परमाणु वैज्ञानिकों को अज्ञात और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने अपने वैज्ञानिकों को जमीन में 300 फीट नीचे बने बंकर में पहुंचा दिया। सभी वैज्ञानिक चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में रह रहे हैं। ईरानी वैज्ञानिकों तक किसी का पहुंचना असंभव। ईरान को पता है कि उसके परमाणु मिशन को रोकने के लिए इजराइल का पहला टारगेट ही उसके वैज्ञानिक हैं। इजराइल इन्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि खामनेई ने अपने वैज्ञानिकों को 300 फीट नीचे बने मजबूत बंकर में पहुंचा दिया है। इजराइल और अमेरिका के पास ऐसी कोई मिसाइल या बम नहीं है जो जमीन में 300 फीट नीचे जाकर उन बंकरों को तबाह कर सके जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक।
माना यह भी जा रहा है कि बंकर से ही ईरानी वैज्ञानिक परमाणु मिशन चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान अपने वैज्ञानिकों को बंकरों से बाहर तब निकालेगा जब उसका परमाणु परीक्षण सफल हो जाएगा। ईरान के वैज्ञानिक मोसाद और इजराइल के पहुंच से दूर हो चुके हैं। ऐसे में अब इजराइल और अमेरिका के पास एक ही विकल्प है और वो है ईरान के एटमी सेंटर को तबाह करना। पिछली बार इजराइल और अमेरिका ना तो ईरान के एटमी सेंटर को ध्वस्त कर पाए थे और ना ही उसके संवर्धित यूरेनियम को तबाह कर पाए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि अब इजराइल और अमेरिका ईरान के एटमी सेंटर को खत्म करने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु केंद्रों को तबाह करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाने पर भी विचार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में इजरायल का विस्तार करने का मंसूबा बेंजामिन ने पाला है और इसके लिए सुरक्षा समिति से नए ब्लूप्रिंट पर सहमति ले ली है। अब गाजा में IDF सैनिक तबाही मचा रहे हैं। गाजा के लोगों को अल मवासी भेजा जा रहा है। इससे अरब मुल्क भड़क गए। साथ ही बेंजामिन के खिलाफ मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक विरोध शुरू हो गया है। गाजा में तबाही का नया दौर आरंभ हो चुका है। 75% गाजा पर कब्जा करके बेंजामिन वहां बफर जोन बनाना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 25% इलाके में गाजा के लोगों को बसाने की तैयारी। अधिकतर कैंप अल मवासी में बनाए जाएंगे। अब बेंजामिन के नए ब्लूप्रिंट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। हालांकि सुरक्षा समिति से उस पर मोहर लगाई जा चुकी है। बेंजामिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। टेल अवीव में लोग बेंजामिन के विरोध में नारे लगा रहे हैं। इस्तांबुल में भी नेतन्याहू की रणनीति का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा बेंजामिन की कैबिनेट में भी विरोधी सुर उठ रहे हैं। बेंजामिन के खिलाफ विरोध की आवाज ग्लोबल होती जा रही, क्योंकि अरब के कई मुल्क पहले ही आक्रोशित हैं, जिनकी खेमेबाजी ईरान कर रहा है। दूसरी तरफ कई यूरोप के देश भी इजराइल की गाजा नीति को मानवता विरोधी कह रहे हैं। जर्मनी ने तो इसे नरसंहार तक करार दे दिया। इस बीच हमास ने धमकी दी, गाजा में किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे 10,000 लड़ाके पलटवार के लिए तैयार है। इजराइल पर फिर से 7 अक्टूबर जैसा हमला हो सकता है। इजराइल हमास का संपूर्ण खात्मा करना चाहता है, इसीलिए गाजा के लोगों को दक्षिण गाजा में विस्थापित किया जा रहा है, जिसके बाद हमास ठिकानों पर भीषण बमबारी की जाएगी। लेकिन हमास ने नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। नए पैटर्न पर टनल बनाई जा रही। इस बीच शरणार्थियों की आड़ लेकर भी IDF सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं। इससे इजराइल बौखला गया, क्योंकि अमेरिका से हमास के खात्मे का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, लेकिन जमीन पर हमास को खत्म कर पाना मुश्किल दिख रहा है। इसकी 2 वजहें। पहली वजह है कि ईरान लगातार हमास को हथियार सप्लाई कर रहा है, और दूसरी वजह है हमास अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए रोज नई भर्तियां कर रहा है। हमास में अब वो लड़ाके शामिल हो रहे हैं जिनके परिवार के लोग इजराइल के हमले में मारे गए। उनके खिलाफ गाजा के लोग आक्रोशित। अब हमास ने ठाना है कि वो तबाही का बदला लेकर रहेंगे। इसके लिए ईरान और दूसरे प्रॉक्सी गुट मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर बलोच लड़ाकों ने एक बार फिर पाकिस्तान सेना और उसके हुक्मरानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। BLA बलोचिस्तान में जगह जगह विस्फोट कर रही है, जिससे शहबाज सरकार और सेना में हड़कंप मचा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। हिंदुस्तान की सेना से मार खाए मुनीर की कोशिश अमेरिका के जरिए भारत को घेरने की है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने घर में ही घेरता जा रहा है। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह हमले किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में बलूचिस्तान के मस्तुंग में 2 जगहों पर बड़े धमाके हुए। एक बम धमाके में पेट्रोल पंप को उड़ा दिया गया और दूसरे में रेलवे ट्रैक को IED के जरिए ब्लास्ट कर दिया गया।
वीडियो में धुआं कर जलता ये पेट्रोल पंप है। दावा है कि इसे बीएलए लड़ाकों ने तबाह कर दिया। मस्तुंग में मौजूद इस पेट्रोल पंप पर खड़ी कई गाड़ियों में भी आग लग गई। पटरी से उतरे ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे। दावा है कि बलूचिस्तान के मस्तुंग में ट्रैक को आईईडी बम से उड़ा दिया गया, जिसकी वजह से जाफर एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन पेशावर जा रही थी। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि इस धमाके में बीएलए का हाथ। इसे लेकर बलोच नेता मीर यार बलोच ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर हमला हुआ है। स्थिति पाकिस्तानी कब्जे वाली सेना के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य चौकियों, पुलिस थानों और फ्रंटियर कोर के ठिकानों पर कब्जा कर लिया गया है और विदेशी पाकिस्तानी सैनिक दहशत में अपनी छावनियां छोड़कर भाग रहे हैं। बलूचिस्तान गणराज्य के सुरक्षा बलों ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं और बिना वीजा के हमारी मातृभूमि में तैनात अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां एक बार फिर टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग की। साफ है, भारत से जंग जीतने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद खराब है। शहबाज और मुनीर को डर है, अगर इस बगावत को कंट्रोल नहीं किया गया तो पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ग्लोबल बाढ़ संकट, विनाश की आहट। दुनिया के कई देश इन दिनों कुदरत के उस कहर का सामना कर रहे हैं जिसने उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बड़े और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश भी भारी बारिश के सामने नतमस्तक हो गए। इनमें अव्वल है अमेरिका। बाढ़ की यह चौंकाने वाली तस्वीर अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य की है, जिसके उपनगर मिलवॉकी में उत्सव जैसा माहौल। लेकिन अचानक शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने संकट खड़ा कर दिया। देखते ही देखते सड़कों पर तेज धार में पानी बहने लगा और पूरा मिलवॉकी शहर बाढ़ की चपेट में आ गया। ठीक ऐसा ही हाल विस्कॉन्सिन के वेस्ट एलिस शहर का भी दिखा, जहां 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। लेकिन तूफान के साथ आई बारिश ने भीषण तबाही मचा दी। बाढ़ में घिरे लोग अपने अपने बचाव के लिए दौड़ते भागते नजर आए। ऐसी ही स्थिति दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिली। चीन और यूरोप के कई देशों में हुई बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। कई शहर पानी पर तैरते नजर आए। बाढ़ ने इतना भीषण रूप ले लिया कि बचाने के लिए भी लोगों के पास कोई साधन ही नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।